तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्डर किन ज़ाओची से कहते हैं क्या तुम्हें ज़ोरो की बैकग्राउंड के बारे में पता है। उसे कहता है नहीं, मुझे उसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो एल्डर किन उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें उसकी बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। एल्डर किन उसे कहते हैं लैन ज़ोरो का असली नाम कैंग जुई है। इस वक्त ब्लू विंड एम्पायर के जो एम्परर है वो इसकी इकलौती बेटी है, यानी कि वो ब्लू विंड एम्पायर की इकलौती प्रिंसेस है। ब्लू विंड एम्पायर के प्रिंसेस होने की वजह से उसे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टाइटल दिया गया है, उसे ब्लू मून प्रिंसेस भी कहा जाता है। ज़ाओची के पास सुनते ही बहुत हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में वो एक प्रिंसेस है। लेकिन अगर यहाँ पर वो ब्लू विंड एम्पायर की प्रिंसेस है तो फिर वो न्यू मून पैलेस में क्या करने के लिए गई थी, वहाँ पर एक डिसाइपल बनकर क्यों रह रही थी। एल्डर किन उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त इंपीरियल फैमिली में क्या कुछ चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता होगा कि इंपीरियल फैमिली में इस वक्त सिविल वॉर चल रही है। ऐसे तकरीबन 3 साल पहले एम्परर अचानक बीमार हो गए थे। एम्परर के बीमार होने के बाद एक बहुत ही जीनियस डॉक्टर उनके पास आया। उसने आकर उनको चेक किया और उनको चेक करने के बाद उसने कहा एम्परर की लाइफ वेन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसके डैमेज होने की वजह से एम्परर के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और उनकी हालत इसी तरह खराब रहेगी, वो बिस्तर के ऊपर पड़े रहेंगे और 5 साल के बाद वो मर जाएंगे। ये खबर फैलते ही कि एम्परर क्योंकि 5 साल के बाद मरने वाले हैं तो उनके दोनों बेटे, एक क्राउन प्रिंस है और एक थर्ड प्रिंस है, उन दोनों में आपस में एक जंग छिड़ चुकी है। वो दोनों नए एम्परर बनने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रिंस ने अपने लिए बर्निंग सेक्टर से मदद मांगी है जबकि थर्ड प्रिंस ने अपने लिए जाओ सेक्टर से मदद मांगी है। ये दोनों ही सेक्टर बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं। एम्परर के दोनों बेटे यहाँ पर आपस में ही फाइट कर रहे हैं कि कौन यहाँ एम्परर बनेगा और उन्हें अपने बाप की जरा भी चिंता नहीं है। सारे अरसे में अगर किसी ने अपने एम्परर का ख्याल रखा है, अपने फादर का ख्याल रखा है तो वो रही उनकी बेटी है। उन्होंने उनका पिछले 3 साल से बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ पर अपने दोनों भाइयों को काफी अरसे से रोके हुए है। उसी की वजह से वो दोनों भाई अपने फादर को मारने से रुके हुए हैं, वरना वो तो अपने फादर की जान लेकर उसकी जगह के ऊपर नए एम्परर बनकर बैठ के होते। एम्परर क्योंकि बीमार हैं और वो मरने वाले हैं, ये एक आखिरी ख्वाहिश है। पिछले कई सालों से उनकी एक ख्वाहिश थी। ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ज़ोरो ने अपने पैलेस को छोड़ दिया और वो आसपास के बड़े सेक्टर्स में जा रही है। वहाँ पर जाकर वो अपने लिए किसी जीनियस डिसाइपल को ढूंढ रही है जो कि उसकी मदद कर सके उसके बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। ज़ाओची हैरान होकर कहता है तो आपके कहने का मतलब क्या है, क्या ज़ोरो मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आई है, क्या उसने मुझे चुना है अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि आखिर एम्परर की आखिरी ख्वाहिश है क्या, वो क्या चाहते हैं और आखिर उसकी ख्वाहिश मैं कैसे पूरी कर सकता हूँ। एल्डर किन उसे कहती है मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसे ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट कहा जाता है। आज ये टूर्नामेंट 100 टाइम्स होने वाला है क्योंकि पहले ये 99 बार हो चुका है और पिछले 99 बार में पर हमारे ब्लू विंड एम्पायर से कोई ना कोई डिसाइपल हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन हमारे डिसाइपल्स में से कोई भी रैंकिंग को हासिल नहीं कर पाता क्योंकि हमारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं। यहाँ तक कि हमारे भेजे हुए बच्चों में से कोई भी टॉप 100 की रैंकिंग में भी नहीं आ पाता। हमारे एम्परर की सबसे बड़ी ख्वाहिश और अब उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है, वो इस टूर्नामेंट में हमारे ब्लू विंड एम्पायर के स्टूडेंट को देखना चाहते हैं जो कि टॉप रैंकिंग में आ सके। क्योंकि पिछले 99 साल से हमारे एम्पायर के ऊपर एक दाग लगा हुआ है कि हमारे एम्पायर से कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल टॉप 100 की रैंकिंग में नहीं जा पाया। हमारी प्रिंसेस कैंग जुई ने एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया हुआ है जिसको मोनार्च हार्ट सीक्रेट हार्ट कहा जाता है, जिसकी मदद से वो किसी के दिल के अंदर जानकर देख सकती है कि वो कितना ज्यादा सच्चा और कितना अच्छा है। उसने यहाँ पर तुम्हारे दिल के अंदर जानकर देखा है, साथ ही उसने तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे लक की तरफ भी देखा है कि तुम बहुत ज्यादा लकी इंसान हो। और ऊपर से आज तुमने जो शॉकिंग परफॉर्मेंस दी है उसको देखकर तो उसे और भी ज्यादा पक्का हो गया है कि तुमने वाकई में एक सही इंसान का इंतखाब किया है। तुम इस बार के टूर्नामेंट में हमें रैंकिंग दिला सकते हो, इसी वजह से उसने यहाँ पर तुम्हें चूज किया है। एल्डर किन उसे कहते हैं प्रिंसेस के यहाँ पर इस सिटी को छोड़कर जाने की एक और बड़ी वजह थी और वो बड़ी वजह फैन जुई चैन है। बर्निंग हीवन सेक्टर का चैन जुई चैन जो कि एक बहुत ही एरोगेंट लड़का है और यहाँ पर क्योंकि सारे डिसाइपल से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार के टूर्नामेंट में उस लड़के ने हिस्सा लिया था लेकिन उसने अपने बर्निंग हीवन सेक्टर की तरफ से हिस्सा लिया और वो उस बार की रैंकिंग में टॉप 100 में से 4th पोजीशन पे ऊपर आया था। एल्डर किन ज़ाओची को सारी बात बताने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। ज़ाओची इसी बारे में सोच रहा होता है। यहीं पर रात हो जाती है तो ज़ाओची अपनी छत के ऊपर लेटा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है कि मैंने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा था कि ज़ोरो प्रिंसेस हो सकती है। हाँ, मुझे पता था कि वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है। मुझे तो लगा था कि उसके फादर के बीमार होने की वजह से वो परेशान है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके फादर एम्परर हैं और उसके कंधों के ऊपर पूरे एम्पायर की जिम्मेदारियां हैं। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है और उसे बहुत सारे काम है, इसीलिए वो मुझे टाइम नहीं दे पाती। ज़ाओची कहता है एल्डर किन ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मेरे पास ज्यादा पावर नहीं होगी तो मैं इस टूर्नामेंट को जीतकर उसकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जबकि वो मुझे यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए लेकर आई है तो फिर मुझे उसके लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि मैं टूर्नामेंट में रैंकिंग हासिल कर सकूं। ज़ाओची भी वहीं पर बैठा होता है कि ज़ोरो भी वहीं पर आ जाती है। वो उसे कहती है जूनियर ब्रदर युन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भाई थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे
रूम के अंदर गई थी ताकि तुम्हें वहाँ पर देख सकूं, लेकिन तुम अपने रूम में नहीं थे। तुम यहाँ पर क्यों हो? कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठकर कुछ सोच रहे हो। मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें क्या मसला है? ज़ाओ से कहता है, मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर सोच विचार कर रहा हूँ, एक ऐसा मसला जो कि मेरी जिंदगी को बदल सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ज़ाओ ज़ोरो से कहता है, इस मैच के खत्म होने के बाद क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस दोनों ने मेरे पास इन्विटेशंस भेजे थे। वो दोनों चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ से इस कंपटीशन में हिस्सा लूं, चाहते हैं कि मैं इस टूर्नामेंट में उन दोनों को रिप्रेजेंट करूं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उन दोनों में से कौन से प्रिंस के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करूं। ज़ोरो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन दोनों के इन्विटेशन में से किसके इन्विटेशन को चूज करना चाहिए? ज़ोरो से कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हें किसको चूज करना चाहिए। से कहता है, एक तो क्राउन प्रिंस है जो कि बहुत ही जल्दी नया एम्परर बनने वाला है, जबकि दूसरा थर्ड प्रिंस है। दोनों ही प्रिंस हैं। अगर इन दोनों की रिक्वेस्ट में से किसी की भी रिक्वेस्ट को मना करूंगा तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा और मेरे लिए एम्पायर में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ज़ोरो से कहती है, मैं तुम्हारी बात जानना चाहती हूँ। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा डिसीजन क्या है कि तुम कौन से वाले को ज्वाइन करोगे? लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे डिसीजन में इंटरफियर नहीं करना चाहती। ज़ाओ कहता है, मैंने सुना है कि इस वक्त इंपीरियल फैमिली में काफी कुछ चल रहा है। इंपीरियल फैमिली वालों की हालत काफी खराब है और दोनों प्रिंस इस वक्त सिविल वॉर में हैं। तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं इंपीरियल फैमिली के मसले में दखल अंदाजी करूँ? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं इंपीरियल फैमिली में भी इस तरह के मसलों में खिंचा जाऊँ? ज़ोरो से कहती है, नहीं, मैं सब बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम इंपीरियल फैमिली के मसलों में पड़ो, क्योंकि ये मसले बहुत ज्यादा गहरे हैं और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम कोई ऐसे इंसान हो जिसे अथॉरिटी या पावर की जरूरत है। ज़ाओ से कहता है, हाँ, ये बात सच है कि मुझे ना तो अथॉरिटी चाहिए ना ही मुझे पावर चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस सब में पहले से शामिल हो चुका हूँ। ज़ोरो चिल्लाकर उसे कहती है, लगता है कि तुम्हें इस बारे में जरा भी नहीं पता कि इंपीरियल फैमिली के मसले कितने ज्यादा गहरे हो सकते हैं। अगर तुम एक बार इस सब में शामिल हो गए तो बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। ज़ाओ से कहता है, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कह दी। मुझे ना तो इंपीरियल फैमिली में कोई इंटरेस्ट है और ना ही पावर और अथॉरिटी में। मुझे लगता है कि मुझे ये काम सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे ये काम करना पड़ेगा। पर साथ ही ज़ाओ से कहता है, सीनियर सिस्टर, अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें ज़ोरो कहूँ या फिर तुम्हें प्रिंसेस कैंगजुई कहूँ? तो भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है? कहीं एल्डर किन ने तुम्हें इस बारे में तो नहीं बताया? मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहती थी। नहीं है कि मैंने जानबूझकर तुमसे ये बात छुपाई है। ज़ाओ से कहता है, जब पहली बार मैंने तुम्हें न्यू मून पैलेस में देखा था उसी वक्त मैं समझ गया था कि तुम यहाँ की नहीं हो। उसके बाद ज़ाओ सेक्टर वालों से तुमने मेरी जान बचाई, हालांकि तुमने अपनी जान को दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई थी और तुमने मेरा काफी ज्यादा ख्याल भी रखा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे लगता था कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। लेकिन कल जब मास्टर किन ने मुझे सब बात के बारे में बताया था, मुझे पता चला ये सब कुछ तो तुम्हारी फैमिली मैटर्स की वजह से है। तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए लेकर आई हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ दूं। इससे पहले मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरा जितना भी ख्याल रखा, वो सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। ज़ोरो से कहती है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं तुम्हें पहले से ये बात बता देती कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती हूँ इस बार के टूर्नामेंट में, तुम कभी भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। इस वजह से मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी कि जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूंगी और ये भी बता दूंगी मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ। ज़ाओ से कहता है, अब यहाँ से चली जाओ, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम से बैठना है ताकि मैं इस बारे में सोच सकूं। ज़ाओ वहाँ से आगे चला जाता है, जबकि ज़ोरो पीछे से उसे नाम काटती रह जाती है। वो उससे कहती है, प्लीज रुक जाओ, ये बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मैंने ये जानबूझकर तुमसे नहीं छुपाया। और साथ ही वो वहीं पर रोना शुरू कर देती है। ज़ाओ से कहता है, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे आंसू बहुत ज्यादा कीमती हैं। तो वहाँ पर थोड़ी देर बात करने के बाद इन दोनों में एक समझौता हो जाता है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन इंपीरियल फादर के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर अपने बिस्तर के ऊपर लेटे होते हैं। ज़ोरो ज़ाओ को अपने साथ लेकर अपने इंपीरियल फादर के पास जा रही होती है। वो जैसे उसके चैम्बर में पहुंचती है तो एम्परर के रूम के अंदर से एम्परर के पर्सनल डॉक्टर, जिसका नाम गू कोई होंग है, वो अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं। ज़ोरो उस डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर गू, मुझे ये बताएं कि मेरे फादर इस वक्त कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है? डॉक्टर गू से कहते हैं, एम्परर इस वक्त बिल्कुल ठीक है, वो रेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहेंगे, जाओ जाकर अपने फादर से मिल लो। डॉक्टर गू वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर गू के जाने के बाद ज़ाओ को उसके बारे में बताती है। वो उसे कहती है, यही वो मास्टर गू हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। 3 साल पहले इन्होंने मेरे फादर का चेकअप किया था और इन्होंने ये बात बताई थी कि मेरे फादर की लाइफ वेन डैमेज हो चुकी है, उनके पास सिर्फ 5 साल का वक्त बचा है। पिछले 3 साल से यही उनका एग्जामिन कर रहे हैं और यही उनको मेडिसिन दे रहे हैं। कि हमारा ज़ाओ सोच रहा होता है, इसे लगता है कि डॉक्टर गू एक अच्छा इंसान है, लेकिन इस डॉक्टर के चेहरे को देखकर ये बता सकता हूँ कि ये अंदर से बहुत बड़ा कमीना और धोखेबाज है। कि इस दुनिया में अगर कोई मेडिकल सेंट है, सिर्फ और सिर्फ मेरे मास्टर थे जो कि अब मर चुके हैं। एम्परर अपने बिस्तर के ऊपर बैठे होते हैं। वो ज़ोरो से कहते हैं, बेटा तुम आ गई, और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? ज़ाओ उनके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मैं ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का इनर पैलेस डिसाइपल हूँ, मेरा नाम युनची है। एम्परर से कहते हैं, हाँ मैं बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम कई बार सुना है, मैंने यहाँ पर सुना है तुमने क्या कुछ किया है।
मुझे पता चला है कि मेरे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में एक लड़का आया है, एक लड़का जिसका नाम युनची है। उसने यहाँ पर एक लड़के को चैलेंज किया जिसका लेवल उससे ज्यादा हाई था। उसने बड़ी आसानी से उसे हरा दिया। ना सिर्फ उसे हराया बल्कि उसने ओवरलॉर्ड कोलोसल स्वॉर्ड को भी उठा लिया। फादर प्रिंसेस से कहते हैं, तो बेटा क्या ये वही लड़का है जिसको ढूंढने के लिए तुमने पूरे 2 साल पैलेस से बाहर गुजारे हैं? सुरो अपने फादर से कहती है, हाँ फादर ये वही लड़का है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पर आपको ये बताने के लिए नहीं लेकर आई कि मैं यहाँ पर एक और वजह से इसे लेकर आई हूँ। जाउची कहता है कि ये एक डिवाइन डॉक्टर है, ये किसी का भी इलाज कर सकता है। इस वजह से मैं आपका ट्रीटमेंट करवाने के लिए इस लड़के को यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि ये आपको चेक कर सके। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 57 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जाउची एम्परर की कौन सी बीमारी को तशखीस करेगा और साथ ही उसके बाद क्या वो एम्परर की बीमारी का इलाज कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाउची एम्परर के पास जाता है, ज़ोरो से अपने बाप के पास लेकर जाती है। उसे बताती है कि ये एक डिवाइन डॉक्टर होने का दावा करता है, यहाँ पर आपको चेकअप करने के लिए आया है, मुझे इस लड़के पर पूरा भरोसा है। जाउची एम्परर से कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बीमारी का इलाज ढूंढ सकूं, मुझे जरा अपना हाथ दिखाएं। तो एम्परर जब उसके सामने अपना हाथ करते हैं, जाउची उसकी वेन्स को फील करता है, वो उसकी पल्स को चेक करता है। एम्परर से कहते हैं, तुम तो बहुत ज्यादा यंग हो, क्या वाकई में तुम एक डिवाइन डॉक्टर कहला सकते हो? तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो और एक जीनियस भी हो। चलो ठीक है, अगर मेरी बेटी को तुम्हारे पर भरोसा है तो तुम चेकअप कर सकते हो। जाउची अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को एम्परर की बॉडी के अंदर वेन्स के जरिए से भेजता है और कहता है, मैं अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को आपकी मेरिडियंस के अंदर भेजने वाला हूँ और इससे पता करूंगा कि आपकी बॉडी में ऐसा क्या चल रहा है। ये आपको रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। जाउची अपना एग्जामिनेशन पूरा करने के बाद एम्परर से कहता है, एम्परर तो क्या आपकी बॉडी के ऊपर कोई कट का निशान है, कोई ऐसा कट का निशान जो 3 से 4 इंच लंबा हो और वो काफी अरसे से हो, यानी कि कम से कम 3 साल पुराना हो? एम्परर से कहते हैं, हाँ ये बात तो ठीक है, मेरी बॉडी के ऊपर एक स्कार का निशान है और वो इतना ही लंबा है, 3 से 4 इंच का, वो भी पूरे 3 साल पहले का है। ज़ोरो से कहती है, जूनियर ब्रदर युन मुझे ये बताओ, तुमने फादर को चेकअप किया है तो तुम्हें क्या पता चला? क्या तुम्हें पता चला कि मेरे फादर को कौन सी बीमारी है? जाउची से कहता है, हाँ मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे फादर को क्या है। तुम्हारे फादर को ना तो कोई बीमारी है, ना ही इन्हें कोई पॉइजन दिया गया है, ना ही जैसा कि डॉक्टर गू ने कहा था कि इनकी लाइफ वेन डैमेज हो चुकी है, ऐसा भी नहीं है। इनकी लाइफ वेन बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि एम्परर की बॉडी के अंदर किसी ने एक पैरासाइट को दाखिल किया है, वो किसी ने खुद जानबूझकर इनकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया हुआ है, जो कि इनकी लाइफ एसेंस को खा रहा है, वो इनकी वाइटैलिटी को निगलता जा रहा है ताकि ये 5 साल के अरसे में मर जाएं। ये पैरासाइट बहुत सा स्पेशल पैरासाइट होता है, इसे डिवाइवरिंग लाइफ बाइंडिंग पैरासाइट कहा जाता है। जब ये किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है तो वो उसकी बॉडी के अंदर उसके हार्ट के करीब वेन्स के अंदर बैठ जाता है, वहीं पर वो सारे उसके ब्लड को पीता रहता है, साथ साथ उसकी वाइटैलिटी और उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करता है। इसकी वजह से इंसान स्लोली मरना शुरू कर देता है और किसी को भी उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं चलता कि इसे क्या मसला है। पर जाउची से कहते हैं, जैसा कि तुमने कहा, अगर वाकई में इस दुनिया में इस तरह का कोई पैरासाइट कीड़ा होता है, इंसान की बॉडी के अंदर से उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर डॉक्टर गू, जो कि अपने आप को एक सेंट डॉक्टर कहते हैं, पिछले 3 साल से मेरा एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उन्हें इस बार भी पता क्यों नहीं चला कि मेरी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट है, लगता है कि तुमने कोई गलती कर दी है। जाउची उनसे कहता है, एम्परर मुझे लगता है कि आप मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि मेरी एज काफी ज्यादा कम है और आपको मैं किसी भी एंगल से एक डॉक्टर नहीं लग रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे पर भरोसा करना चाहिए, मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। इसलिए मुझे आपका एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा कि चेस्ट के ऊपर जहाँ पर वो छोटा सा कट का निशान है, उस जगह के ऊपर एक छोटा सा कट लगाऊंगा और वहाँ से वो कीड़ा बाहर निकलेगा और आप सभी लोग अपनी आंखों से उस कीड़े को देख सकते हैं। ज़ोरो अपने फादर से कहती है, फादर मुझे इस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा है, आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे इसके कैरेक्टर के ऊपर भी पूरा भरोसा है, ये यहाँ पर आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आप इसको इजाजत दे दें कि ये आपकी बॉडी के ऊपर छोटा कट लगा कर दिखा दे। हम जल्दी से अपनी शर्ट उतार देते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं, जबकि जाउची अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को रिलीज करते हुए उनकी चेस्ट के ऊपर एक छोटा सा कट लगाता है। जब जाउची वहाँ पर एक कट लगाता है तो उस कट के अंदर से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकलता है। पूरा उस छोटे कीड़े को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि एम्परर भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। उनकी बॉडी के अंदर से वाकई में एक पैरासाइट बाहर निकलता है। जाउची अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को यूज करते हुए फिर से उस कीड़े को उसी की बॉडी के अंदर डाल देता है और ऊपर से उस जख्म को भी बंद कर देता है। ज़ोरो से कहती है, जाउची जी तुम क्या कर रहे हो, इस कीड़े को जल्दी से बाहर निकाल दो। कहा कि ये कीड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये मेरे फादर की बीमारी की वजह है, तो इसको बाहर निकाल दो ताकि ये मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो जाएं। जाउची से कहता है, नहीं मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता, अगर मैंने इस कीड़े को अभी बाहर निकाल कर मार दिया तो तुम्हारे फादर भी इसके साथ ही मर जाएंगे, ये कीड़ा तुम्हारे फादर की ब्लड वेन्स के साथ जुड़ा हुआ है। पर गुस्से के साथ चिल्लाकर कहती है, ऐसा कौन कर सकता है, कौन है ऐसा जिसने मेरी बॉडी के अंदर इस पैरासाइट को छोड़ा है। जाउची एम्परर से कहता है, एम्परर जरा अपने ज़हन पर जोर डालकर देखें, मुझे लगता है कि आपको सच्चाई के बारे में पहले से पता है। लगता है कि 3 साल पहले जिसने भी
आपकी बॉडी के ऊपर जो कट का निशान लगाया था उसी ने इस कीड़े को आपकी बॉडी के अंदर डाला है। ज़ोरो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये वाला कट तो डॉक्टर गू ने लगाया था। डॉक्टर गू ने मेरे फादर की मदद की थी। इनकी बॉडी के अंदर काफी सारा आइस कोल्ड ब्लड था। उस ब्लड को निकालने के लिए उन्होंने इसकी चेस्ट के ऊपर जो इंसिजन की थी। भाई डॉक्टर गू का ऐसा क्या मकसद हो सकता है? वो इस कीड़े को मेरे फादर की बॉडी के अंदर क्यों डालेंगे? एम्परर ज़ाओची की बात सुनने के बाद कहते हैं मैं समझ गया। पिछले 3 साल से डॉक्टर गू यहाँ पर मेरा इलाज कर रहा है, लेकिन उसने कभी भी इस बारे में नहीं बताया कि मेरी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट है जो मेरी लाइफ फोर्स को छीन रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, कि उसी ने तो इस कीड़े को मेरी बॉडी के अंदर डाला है। आखिर वो यहाँ पर अपने प्लान को फ्लॉप क्यों करेगा? ज़ोरो अपने फादर से कहती है लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि डॉक्टर गू ऐसा क्यों करेंगे। वो तो एक डॉक्टर है, मरीज की जान बचाना उनका फर्ज है। पता है कि मेरी इंपीरियल फैमिली की सिविल वॉर में वो भी शामिल हो चुके हैं, उन्हें भी इंपीरियल फैमिली में कोई गद्दी चाहिए। एम्परर ज़ाओची से कहते हैं बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मुझे ये सब कुछ नहीं बताते मुझे लगता है कि अपने मरने से पहले इस बारे में कभी नहीं जान पाता कि मेरी बॉडी के अंदर इस पैरासाइट को किसने डाला और मैं किसकी वजह से मरने वाला हूँ। यहाँ पर डॉक्टर गू का शुक्रगुजार होकर मरता कि वो मेरा इलाज कर रहा है। एम्परर ज़ाओची और अपनी बेटी से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये सभी लोग मुझसे डरते क्यों हैं? तो मेरी बैक स्पोर्ट में हिमली स्वर्ड विला के लोग हैं, वो सेक्टर मेरी बैक स्पोर्ट है, वजह से सभी दूसरे सेक्टर मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं और वो मेरे ऊपर डायरेक्टली हाथ नहीं डालते, डायरेक्टली मुझे मार नहीं सकते। ज़ाओची भी हिमली स्वर्ड विला का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता और कहता है हिमली स्वर्ड विला तुम्हारे ब्लू विंड एम्पायर का सबसे नंबर 1 सेक्टर है। एम्परर से कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये हिमली स्वर्ड विला वही है। हिमली स्वर्ड विला सेक्टर के लोगों का ताल्लुक हिमली स्वर्ड रीजन के साथ है। ये 4 बड़ी सेक्टर लैंड में से एक लैंड है, इसी वजह से उनकी बैक स्पोर्ट मुझे हासिल है। मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बाकी ये सभी सेक्टर इसी वजह से मुझसे डरते हैं और मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। उसी वक्त एक नौकर अंदर आता है और एम्परर से कहता है एम्परर हिमली स्वर्ड विला के यंग मास्टर यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं, लगता है कि वो आपको इनविटेशन देने के लिए आए हैं, वो इस वक्त बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। एम्परर अपनी बेटी से कहते हैं लगता है कि वक्त आ चुका है पार के टूर्नामेंट के लिए, वो लोग हमें इन्विटेशन देने के लिए आए होंगे, मैं तो वहाँ पर जा नहीं सकता, जाओ जाकर तुम ही यंग मास्टर से मिल लो। साथ ही वो ज़ाओची से कहती है ज़ाओची अगर तुम हिमली स्वर्ड विला में इंटरेस्टेड हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी बेटी के साथ वहाँ पर जाना चाहिए, तुम उनके यंग मास्टर से मिल सकते हो। रही बात मेरी बॉडी के अंदर इस पैरासाइट की, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, डॉक्टर को जिस तरह मेरा इलाज कर रहे हैं इसी तरह चलने दो। ज़ाओची और ज़ोरो अपने फादर को वहीं पर छोड़कर बाहर आ जाती हैं, तो हिमली स्वर्ड विला का यंग मास्टर उनका बाहर इंतजार कर रहा होता है। यंग मास्टर का नाम लिंग जुन होता है और उसके साथ उसका छोटा भाई होता है जिसका नाम लिंग जी होता है। ये दोनों यहाँ पर ब्लू विंड एम्पायर में एम्परर से मिलने के लिए आए हैं ताकि ये इनविटेशन दे सके होने वाले कंपटीशन का। यंग मास्टर प्रिंसेस को वहाँ पर देखते ही कहता है मैं हिमली स्वर्ड विला का यंग मास्टर लिंग जुन हूँ। उसके सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट देता है, जबकि ज़ाओची उसके बारे में उसको देखकर सोच रहा होता है। हालांकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और ऊपर से ये एक यंग मास्टर है, लेकिन ये दूसरे एरोगेंट लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम इसके अंदर तमीज तो है कि प्रिंसेस के सामने किस तरह पेश आना है। ज़ोरो से कहती है बिग ब्रदर जून मैंने तो नहीं सोचा था कि इतने अरसे के बाद तुम्हें दोबारा देखूंगी, तुम पर्सनली यहाँ पर आए हो, काफी अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं। यंग मास्टर लिंग जुन उसे कहता है ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, मैं यहाँ पर तुमसे पर्सनली मिलने के लिए आया हूँ, मैं एक बार फिर से प्रिंसेस को देख सका हूँ। उसी वक्त छोटा लिंग जी जल्दी से भागता हुआ प्रिंसेस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो क्या ये वाकई में वही प्रिंसेस है जिसके बारे में ब्रदर तुम बात करते रहती हो कि ये प्रिंसेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है? ना तुमने बताया था ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तब भाई उसे खींचते हुए पीछे ले जाता है और कहता है लिटिल जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इस तरह रूडली बात नहीं करनी चाहिए, तुम इस वक्त एम्परर के पैलेस में और ये एक प्रिंसेस है। तो लिंग जुन प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस मेरे छोटे भाई को माफ करना क्योंकि ये अभी सिर्फ एक 15 साल का बच्चा है, इसी वजह से इसे मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके मुंह में जो आता है ये बोल देता है। तो लिंग जी अपने बड़े भाई से कहता है ब्रदर तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं एक बच्चा हूँ, मैं तो 16 साल का होने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर गलत क्या कहा? तुमने कहा था प्रिंसेस खूबसूरत है और प्रिंसेस तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ज़ोरो भी उसे कहती है लिटिल ब्रदर तुम भी काफी ज्यादा क्यूट हो, मुझे लगता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घुमा फिरा करेंगी। लिंग जी उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही शर्माते हुए उसे कहता है बिग सिस तुम भी काफी ज्यादा खूबसूरत हो, मैं बड़ा हो जाऊंगा क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? उसका भाई चिल्लाकर उसे कहता है लिटिल जी क्या तुम पागल हो गए हो, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? जल्दी से उसे फिर से पीछे खींच लेता है और प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस प्लीज इसे माफ करना, मैंने कहा ना ये बहुत ज्यादा मुंह फट है, इसके मुंह में जो आता है ये बोल देता है। कि उसी वक्त हमारा ज़ाओची आगे बढ़ता है, प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है और उनसे कहता है तुम दोनों को यहाँ पर आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपने छोटे भाई के लिए कोई और लड़की ढूंढो क्योंकि प्रिंसेस ने तो अपने लिए पहली दूल्हा ढूंढ लिया है। लिटिल जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ाओची से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को मुझसे छीनने की, तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ फाइट करो, देखते हैं कि हम में से कौन जीतेगा, मुझे अपनी प्रिंसेस वापस चाहिए। ज़ाओची उसकी बात सुनते ही उसे कहता है तुम तो बस एक छोटे से बच्चे हो, मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो भी ठीक है हम लोग फाइट कर लेते हैं। कि यहीं पर मोली की एंट्री होती है। मोली ज़ाओची से कहती है ये लड़का सिर्फ 15 साल का है,
ये समझकर इसको कम मत आंकना। मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर फाइट करोगे तो तुम बहुत ही आसानी के साथ इस लड़के से हार जाओगे, क्योंकि इसकी परफॉर्म एनर्जी तुमसे बहुत ज्यादा है और इसका कल्टीवेशन लेवल भी तुमसे इससे ज्यादा है। ये अपनी स्पिरिट परफॉर्म ग्राम के 3rd लेवल पर है, जबकि तुम ट्रू परफॉर्म लेवल के 2nd लेवल पर हो। मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने सारे के सारे सीक्रेट आर्ट्स और अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को भी यूज कर लो तब भी तुम इस छोटे लड़के को फाइट में नहीं हरा पाओगे। मुझे ये बात सुनते ही बॉसदा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है क्या वाकई में ये छोटा लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है। लिंग जी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और जाओची से कहता है चलो बिग ब्रदर जल्दी से फाइट करते हैं। अब ये भी कहा कि तुम मुझे बड़ी आसानी से हरा दोगे, तो चलो अब जल्दी से फाइट के लिए रेडी हो जाओ, अपना वेपन निकालो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें तब तक तुम्हारे चेहरे के ऊपर पीटने वाला हूँ जब तक तुम्हारा चेहरा एक पीक की तरह लाल नहीं हो जाता। उसका बड़ा भाई उसे कहता है लिटिल जीजे तुम क्या कर रहे हो, हम लोग इस वक्त इंपीरियल पैलेस में हैं, हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। तो जाओची उसे कहता है ठीक है बिग ब्रदर, तुम्हें यहाँ पर इसको समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात ठीक है कि हम लोग इंपीरियल पैलेस में हैं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली फाइट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक जेंटल मेथड यूज करते हैं, हम दोनों क्योंकि स्वर्ड यूजर हैं। मैं यहाँ पर प्रपोज करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी 3 स्ट्राइक्स को ब्लॉक करूंगा, तुम अपनी पावरफुल 3 स्ट्राइक्स को यूज करो। अब क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लिटिल जी से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जी यहाँ पर 3 स्ट्राइक्स की जरूरत भी नहीं है, मैं एक ही स्ट्राइक में तुम्हें डेर कर दूंगा। जाओची उसे कहता है चलो ठीक है, फिर यहाँ पर एक शर्त लगाते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारे तीनों अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता और मैं हार जाता हूँ, तुम जितना चाहे उतना प्रिंसेस को चेस कर सकते हो, तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे तीनों अटैक्स को ब्लॉक कर लिया तो उसके बाद तुम हमेशा के लिए मुझे अपना बॉस कहोगे। लिटिल जीव से कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी कंडीशंस एक्सेप्टेड हैं, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे बहुत ज्यादा लो है, तो मैं तो तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगा। वैसे भी ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि अगर मैं तुम्हारे जैसे लो कल्टीवेशन वाले बंदे से हार जाऊं। अगर मैं यहाँ पर तुमसे हार जाता हूँ, तुमने कहा कि मैं तुम्हें बॉस कहूंगा, मैं तो हारने पर तुम्हें पापा भी कह सकता हूँ। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 58 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या लिंग जी वाकई में जाओची को हरा पाएगा या फिर हमारा जाओची इस लड़के से हारने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था छोटा प्रिंस लिंगली हमारे जाओची को चैलेंज कर देता है। जब वो दोनों वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं तो जाओची उसे कंडीशंस बताता है। जाओची कहता है हम लोग यहाँ पर शर्त लगाते हैं, अपने 3 पावरफुल मूव्स के साथ मेरे पर अटैक करो और मैं तुम्हारे तीनों मूव्स को ब्लॉक करूंगा। अगर मैंने तुम्हारे तीनों मूव्स को ब्लॉक कर लिया तो मुझे अपना बॉस कहोगे, और अगर मैं तुम्हारे तीनों मूव्स में से किसी एक मूव को ब्लॉक नहीं कर पाता प्रिंसेस के रास्ते से हट जाऊंगा और तुम जितना चाहे प्रिंसेस को उतना ज्यादा परस्यू कर सकते हो। छोटा प्रिंस हमारे जाओची से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी इस कंडीशन को मान लेता हूँ, मैं जहाँ पर तुम्हें हरा नहीं पाया क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे लो है, तो मैं तो तुम्हें इसके बदले में पापा भी कह सकता हूँ, बॉस तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। तो लिंगली जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि वाकई में एक रियल जीनियस होना किसको कहते हैं, तुम्हें पता चलेगा कि एक जेन्युइन जीनियस कैसा होता है। तो जाओची जब उसे अपने करीब आते हुए देखता है, जाओची कहता है इसका मोमेंटम तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और इसके पास से जो स्ट्रेंथ निकल रही है वो भी बहुत ज्यादा है। ये यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे पर अटैक करने वाला है। तो जैसे वो फुल स्ट्रेंथ के साथ हमारे जाओची के ऊपर अटैक करता है, जाओची अपनी बड़ी सी क्लोसल स्वर्ड को सामने करते हुए इवल सोल गेट को ओपन करता है ताकि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सके। तो हमारा जाओची बड़ी आसानी के साथ उसके पहले अटैक को ब्लॉक कर लेता है, भी जंप करते हुए पीछे हट जाता है और उसे कहता है चलो ठीक है, तुमने पहले अटैक को ब्लॉक कर लिया, मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, लेकिन तुम इस वाले अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाओगे क्योंकि इस बार मैं अपनी और भी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ। तो इस बार वाकई में पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करता है। जैसे हमारे जाओची के करीब पहुंचता है, जाओची फिर से अपनी क्लोसल स्वर्ड को घुमाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लिंगली जल्दी से जंप करते हुए फिर से पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और साथ ही वो जाओची की तारीफ करते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जाओची उसे कहता है अभी तारीफ को अपने पास ही रखो, अभी तुम्हारा एक मूव बाकी है, चलो फाइनल मूव की बारी है और देखते हैं क्या तुम मुझे यहाँ पर हरा पाते हो या नहीं। फिर मैंने तुम्हारे इस लास्ट वाले मूव को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया तो उसके बाद तुम्हें मुझे अपना अंकल कहना पड़ेगा और बॉस कहना पड़ेगा। तो लिंगली उसे कहता है मैं तुमसे नहीं हारने वाला, अभी तो मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया, चलो देखो मैं तुम्हें कैसे अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करते हुए दिखाता हूँ, चलो देखते हैं अब तुम इस अटैक को कैसे ब्लॉक करोगे। तो वो सामने की तरफ से अपनी तलवार को छोड़ देता है और हमारे जाओची के ऊपर अटैक करता है। इस बार वो अपनी तलवार को दूर से फेंक रहा है, पीछे से अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे कंट्रोल कर रहा है। तो जाओची अपनी क्लोसेस्ट वर्ड को सामने करता है और उसकी तलवार को ब्लॉक करता है, लेकिन लिंगली पीछे खड़ा अपनी तलवार को अपनी पावर के साथ कंट्रोल कर रहा होता है। वो पीछे से और ज्यादा जोर लगाता है और जाओची से कहता है
तो अब क्या तुम्हें समझ आ रही है मेरी पावर्स कितनी ज्यादा अमेजिंग है। हमारा ज़ाओची वहीं पर थोड़ा सा जोर लगाता है और अपनी क्लोसर स्वर्ड को घुमा देता है। जैसे वो अपनी स्वर्ड को घुमाता है तो काफी सारी फायर पावर निकलती है और इसी फायर पावर के साथ ज़ाओची उसकी फेंकी हुई तलवार को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है और साथ ही वो वहाँ पर अपने पहले मूव वुल्फ स्लैश को यूज करता है। तो जैसे वो वुल्फ स्लैश मूव को यूज करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इसी स्ट्राइक के साथ ही वो छोटे लिंगली को हरा देता है। ज़ोरो भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है ज़ाओची क्या तुम ठीक हो? ज़ाओची कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ज़ोरो से कहती है हालांकि तुमने इससे इस कंपटीशन को जीत लिया है लेकिन इसने जिन तीनों स्ट्राइक्स को यूज किया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और इस राम का एक्सपर्ट होता तो वो अब तक मर चुका होता। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जब हमारे ज़ाओची ने वुल्फ स्लैश को यूज किया था तो उसने उस छोटे की तलवार को भी तोड़ दिया था। वो चिल्लाकर उसे कहता है तुमने ना सिर्फ मेरे तीनों अटैक्स को ब्लॉक किया बल्कि तुमने तो मेरी तलवार को भी तोड़ दिया है। ज़ाओची उसे कहता है छोटे अब मैंने तुम्हारे सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक किया तो इसका मतलब ये है कि अब तुम इस शर्त को हार चुके हो। चलो अब जल्दी से मुझे बॉस कहो। तो वो जैसे सामने की तरफ देखता है तो लिंग जी भी चमकती हुई आंखों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है बिग ब्रदर ये बात तो वाकई में दिखाई दे रही है कि तुम अपनी ट्रू प्रोफाउंड राम के सेकंड लेवल पर हो लेकिन तुमने जहाँ पर मेरे तीनों अटैक्स को ब्लॉक कर लिया तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग और ऑसम हो। मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आए इसीलिए तो इतनी खूबसूरत प्रिंसेस सिस्टर भी तुम्हारे साथ है। ये तुमसे शादी करना चाहती है और मुझसे नहीं। तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब मैं तुम्हारे दोनों के दरमियान में कभी भी नहीं आऊंगा और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बॉस मानता हूँ। तो हमारे ज़ाओची को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है बॉस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी कुछ एडवाइस करो कि मैं कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी अमेजिंग बनना है। उसका बड़ा भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर ज़ाओची की स्ट्रेंथ को तो मैंने भी यहाँ पर देख लिया है। ब्रदर ज़ाओची वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक रियल जीनियस है और ये फ्यूचर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। हम लोग यहाँ पर इन्विटेशन देने के लिए आए थे टूर्नामेंट के लिए और हमने इस इन्विटेशन को डिलीवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग ब्रदर ज़ाओची को कुछ अर्सा के बाद इस स्वर्ड विला में जरूर देखेंगे। इस बार का टूर्नामेंट 6 महीने के बाद स्टार्ट होने वाला है जो कि हिमली स्वर्ड विला में होगा। वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। ज़ाओची ज़ोरो से कहता है उस छोटे लड़के की तलवार तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसके पास जो स्ट्रेंथ थी वो भी मुझसे बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी मैं उससे इस फाइट को जीत गया। पता नहीं कैसे पर मैंने उसको फाइट में हरा दिया। हालांकि मैं काफी ज्यादा जख्मी हूँ लेकिन यह जख्म इतने गहरे नहीं है कि मेरी जान को कोई खतरा हो इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़ाओची ज़ोरो से कहता है अब ये भी उसने जहाँ पर इन्विटेशन की बात की कहीं ये ब्लू विंड परफाउंड टूर्नामेंट के बारे में बात तो नहीं कर रहे थे। ब्लू विंड परफाउंड टूर्नामेंट हिवनली स्वर्ड विला में होने वाला है। सिस्टर ज़ोरो से कहती है ब्रदर यून तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार के टूर्नामेंट में तुम हिस्सा नहीं ले सकते। तुम अगले टूर्नामेंट में हिस्सा लेना जो कि अगले साल होगा इसलिए तुम्हारे पास अभी बहुत सारा टाइम है। तुम्हारे पास 1.5 साल का वक्त है। तुम अपने आप को तैयार कर सकते हो। अब उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है कि मैं इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। साथ ही वो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम एम्परर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होगी। तुम्हें अपने फादर के पास जाना चाहिए। मेरे लिए परेशान मत हो। मैं अपना ख्याल उधर रख सकता हूँ। मैं थोड़ी देर में परफाउंड पैलेस में रेस्ट करने के लिए जाने वाला हूँ। सिस्टर ज़ोरो से कहती है अच्छा ठीक है अब मैं जहाँ से जा रही हूँ अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम्हें पता है कि मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है। तुम्हारे पास वो जेड क्रिस्टल है उससे मुझसे राब्ता कर लेना। और वो भी वहाँ से चली जाती है जबकि हमारा ज़ाओची रात के वक्त वापस अपने परफाउंड पैलेस की तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है ऐसा क्यों कहा कि मैं इस साल के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। लगता है कि वो नहीं चाहती कि मैं इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा लूं। उसी वक्त ज़ाओची को महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है तो ज़ाओची को पता चल जाता है लेकिन फिर भी वो आगे चलना स्टार्ट करता है। ज़ाओची चलता हुआ जंगल एरिया की तरफ चला जाता है तो वो जहाँ पर उन्हें जाल में फंसा रहा है। ज़ाओची वहाँ पर जाने के बाद उसे कहता है चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। मुझे पता है कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। उसका पीछा करने वालों में एक तो फेंग बाईजी होता है और उसके साथ उसका दोस्त होता है जिसका नाम ज़्यू लैंग होता है। फेंग बाईजी उसे कहता है हम लोग तो तुम्हारा पीछा कर रहे थे ताकि हम लोग किसी गली या कॉर्नर में जाकर तुम्हें आसानी से मार सके जहाँ पर कोई भी ना हो लेकिन तुम जहाँ पर खुद ही चलते हुए हमें जंगल में ले आए हो। हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया। यहाँ पर हमें ये वाला कांड करते हुए कोई देखेगा भी नहीं। ज़ाओची उनसे कहता है मुझे ये बात तो पता है कि तुम दोनों ही मूरोंग जी के साथी हो और यहाँ पर उसकी हालत का बदला लेने के लिए आए हो क्योंकि मैंने उसे कंपटीशन में बहुत ही बुरी तरह से हराया है। ज़ाओची जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है अपनी तलवार निकालता और कहता है चलो फिर जल्दी से इसको खत्म करते हैं। ज़ाओची सोच रहा होता है मेरी इंजरीज अभी भी ताजी है। अभी इनको हील होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा। ज़ाओची वहीं पर जल्दी से हवा में जंप करता है और अपने स्पेशल मूव एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करता है। ये उसका स्पेशल मूव है। जब वो स्पेशल मूव को यूज करता है तो वो सबसे पहले फेंग बाईजी का जो साथी होता है उसके ऊपर अटैक करता है। सिर्फ एक स्ट्राइक में उसको मार डालता है। फेंग बाईजी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ज़्यू लैंग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसकी स्ट्रेंथ भी इस लड़के से ज्यादा थी लेकिन इसने सिर्फ एक स्ट्राइक में इसको मार डाला है। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। ज़ाओची फेंग बाईजी से कहता है अब तुम्हारी बारी है। ज़ाओची अपनी बड़ी सी क्लोसर स्वर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। फेंग बाईजी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन साथ ही वो चिल्लाकर कहता है अंकल जल्दी से यहाँ पर आओ मेरी हेल्प करो। उसका अंकल उसी वक्त साइड से निकल आता है और ज़ाओची से कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की।
जाओची को भी महसूस होता है कि उसका अंकल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका कल्टीवेशन लेवल जाओची से बहुत ज्यादा है। बाईजी चिल्लाकर अपने अंकल से कहता है, अंकल प्लीज जल्दी से इसको मार डालो और मुझे बचाओ वरना ये मुझे मार डालेगा। उसका अंकल बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, अपने हाथ के अंदर पावर को रिलीज करता है और जाओची को मारने लगता है। तो उसी वक्त जाओची को पता होता है कि अब उससे बच नहीं पाएगा। तो उस अंकल का हाथ उसके गर्दन के करीब पहुंचता है। उसी वक्त उस अंकल के हाथ के अंदर एक आइस क्रिस्टल आकर दंस जाता है और उसी के साथ साथ उसके हाथ से लेकर उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आइस में कवर हो जाती है। वह मास्टर वहीं पर आइस में जमकर मर जाता है और उसी मास्टर के साथ साथ फेंग बाईजी की बॉडी भी आइस में कवर हो जाती है और वो दोनों ही वहीं पर मर जाते हैं। जाओची कहता है, लिटिल फेरी क्या ये तुम हो? क्या तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है? जल्दी से यहाँ पर मेरे सामने आओ, मुझे पता है कि ये तुम ही हो, तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। लेकिन लिटिल फेरी वहाँ पर उसके सामने नहीं आती। तो जाओची कहता है, चलो छोड़ो, मुझे ये तो पता चल गया है कि ये उसी ने किया है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इन सबूतों को मिटाना होगा। जाओची अपनी फिनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है, मैं यहाँ पर इन दोनों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय करता हूँ और उसके बाद मैं लिटिल फेरी को भी बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। जाओची कहता है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की बॉडीज को ठिकाने नहीं लगाना, बल्कि मुझे उस बंदे से भी निमटना है, यानी मोरोंग जी से भी, और फ्यूचर के मसले से भी निमटना होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को अचानक से गायब होते हुए देखेंगे तो सभी लोग मेरे ऊपर ही शक करेंगे। जाओची कहता है, क्योंकि एक नॉर्दर्न फील्ड जनरल का बेटा और एक वेस्टर्न प्लेन्स जनरल का बेटा है, तो इन दोनों को आपस में फाइट करवानी होगी। तो तुम दोनों देखो, वैसे मैं तुम दोनों की फैमिलीज को आपस में भिड़ाता हूँ। तो जाओची वहाँ से वापस आ जाता है और वापस आने के बाद मोरोंग जी को भी मार डालता है। वहाँ पर पैलेस के अंदर काफी सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, क्या तुमने सुना, मोरोंग जी को फेंग बाईजी ने उसी के रूम में जाकर मार डाला है, जबकि वो जख्मी हालत में अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा था। पास से काफी सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिसके मुताबिक मोरोंग जी को बाईजी ने मारा और फेंग बाईजी खुद भी गायब है, वो पता नहीं कहाँ पर चला गया है, किसी को मिल नहीं रहा और दोनों ही फैमिलीज आपस में फाइट कर रही हैं। जबकि हमारा जाओची अपने रूम में वापस आ जाता है और कहता है, ये बेवकूफ तो कभी भी इस बारे में जान नहीं पाएंगे कि सब कुछ मैंने किया है। जाओची कहता है, तो अब फाइनली मैं यहाँ पर दोबारा से ब्लड पैलेट बनाने की ट्राई कर सकता हूँ। जाओची यहाँ पर ड्रैगन ब्लड स्पिल बनाने वाला है। यहाँ पर उसने पहले से काफी सारी जड़ी बूटियां रखी होती हैं। जाओची कहता है, मेरे पास जो ड्रैगन ब्लड है वो एक एम्परर लेवल का ड्रैगन है और उसके ब्लड ड्रॉप को अगर मैं स्पिल के अंदर शामिल करूंगा तो इससे अंदर से जो ऑरा निकलेगा उससे वो लिटिल फेरी यहाँ पर जरूर आएगी। ये एक एम्परर लेवल की पिल है, तो इसे खाने के लिए तो वो यहाँ पर जरूर आएगी। तो जाओची थोड़ी देर में उस पिल को बना लेता और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा परफेक्ट बनी है और इसकी प्योरिटी भी 100% है। टेबल के ऊपर बाकी की पिल रखी होती है। लिटिल फेरी वहाँ पर अपीयर होती है और उस पिल को उठाती है और कहती है, कौन सी मेडिसिनल पिल है? इसके अंदर से तो एक एम्परर प्रोफाउंड ड्राम के ऑरा की खुशबू आ रही है। जाओची से कहता है, तो फाइनली तुमने सामने आने का फैसला कर ही लिया। उस वक्त मैंने तुम्हें कहा भी था कि सामने आओ, लेकिन तुम आई नहीं। अच्छा चलो मैं तुम्हें इस पिल के बारे में बताता हूँ। इस पिल को ड्रैगन ब्लड पिल कहा जाता है। इसके अंदर जिस ड्रैगन का ब्लड ऐड किया गया है वो एक एम्परर लेवल का ड्रैगन था। इस पिल को खाने से न सिर्फ किसी की प्रोफाउंड एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि उसकी फिजिक को भी इंक्रीज किया जा सकता है। उसकी फिजिकल एबिलिटीज और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची के रूम में लिटिल फेरी आ जाती है। वहाँ पर उन पिल के ऑरा को महसूस करते हुए आती है जो कि उसने एम्परर लेवल के ड्रैगन के ब्लड से बनाई होती है। वो उसे देखकर काफी हैरान होती है और जाओची से पूछती है, ये कौन सी पिल है? तो जाओची उसे बताता है कि इसको ड्रैगन पिल कहा जाता है, एक एम्परर लेवल के ड्रैगन के ब्लड से बनाई गई है। तो खाने से न सिर्फ तुम्हारी परफॉर्मेंस एनर्जी बढ़ेगी बल्कि तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। लिटिल फेरी उसे कहती है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटे से परफॉर्मेंस पैलेस का एक आम सा डिसाइपल इस तरह की अच्छी पिल्स बना सकता है जो कि एम्परर लेवल की पिल्स हैं, बिना किसी मास्टर की असिस्टेंट के। तुम्हें इस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम इस जगह के ऊपर क्यों हो? जगह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा छोटी है। तुम्हें किसी बहुत बड़े सेक्टर में होना चाहिए और एक मास्टर होना चाहिए। जाओची उसे कहता है, मुझे सिर्फ एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम के अलावा मैं और कोई भी चीज हासिल नहीं करना चाहता। साथ ही जाओची सोच रहा होता है, मुझे फ्रीडम के साथ साथ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ और पावर भी चाहिए ताकि मैं इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज को कंट्रोल कर सकूं। तो जाओची उसे कहता है, लिटिल फेरी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम फ्रोजन पैलेस से हो। कि मैं तुम फ्रोजन पैलेस से हो। आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जाओची कहता है, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि तुम वाकई में फ्रोजन पैलेस से हो। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम फ्रोजन पैलेस में किसी ऐसी डिसाइपल को जानती हो जिसका नाम किंगजू हो? उसका नाम जिया किंगजू होगा। मास्टर से कहती है, हाँ मैं उस लड़की को जानती हूँ, क्या तुम उसको जानते हो? जाओची से कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, मेरी बचपन की दोस्त है। हम दोनों एक ही गाँव में पले बड़े हैं। वो भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से और मैं भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से हूँ। हम लोग एक दूसरे को काफी लंबे अरसे से जानते हैं। और उसके
बाद जब उसकी शादी हो गई तो शादी होने के कुछ दिनों के बाद ही वो काउंटी छोड़कर चली गई। लिटिल फेरी उसे कहती है, हाँ जी बात ठीक है कि वो हमारी पैलेस की एक डिसाइपल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहिए और ना ही मैं तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ बताऊंगी कि अगर इस बार की रैंकिंग वाले टूर्नामेंट में तुम भी हिस्सा लेने वाले हो, तुम अपने इंपीरियल पैलेस की तरफ से जाओगे ब्लू विंड पैलेस की तरफ से, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर तुम्हारा सामना किंगजू के साथ होगा। तुम किंगजू को वहाँ पर देख सकते हो, वो भी इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। कुछ उसे कहता है लेकिन उसकी उम्र तो 17 साल है और मेरी उम्र भी 17 साल है। 17 साल के बच्चे भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। तुम सभी लोग तो उसे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हो इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। लिटिल फेरी उसे कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि हम यहाँ पर उसे फोर्स कर रहे हैं? किंगजू के लिए ये वाला लफ्ज यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती है, क्योंकि वो इस वक्त इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अगर वो लिंगजुन से भी फाइट करना चाहे तो वो उसको भी इस रैंकिंग में हरा सकती है। लिंगजुन पिछले बार की रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर आया था। अब ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या मेरी वाइफ वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है? लास्ट टाइम एक्यूपंक्चर के साथ मैंने उसकी सारी की सारी मेरिडियंस को ओपन कर दिया था। रिजल्ट तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। उसी वक्त जाउची को बाहर से आवाज आती है। सिस्टर ज़ूरो वहाँ पर आती है और उसे कहती है, जूनियर ब्रदर क्या तुम अंदर हो? जाउची उसके लिए दरवाजा खोलता है। ज़ूरो से कहती है, क्या तुम यहाँ पर किसी के साथ बात करने में बिजी थे? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? जाउची से कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, तुम अंदर आ जाओ। तो वो दोनों अंदर जाके बैठ जाते हैं। जाउची से कहता है, सीनियर सिस्टर के टूर्नामेंट में मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ, इसी वजह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। सिस्टर ज़ूरो से कहती है, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा मत लो। अगर वाकई में तुम टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे ब्लू विंड परफाउंड पैलेस से हम लोग सिर्फ 3 लोगों को ही वहाँ पर भेज सकते हैं। वो 3 लोग हमारे टॉप 100 की रैंकिंग में टॉप 3 पर होंगे। इस वक्त तुम्हारी रैंकिंग 76 है, तुम्हें टॉप 3 में आना होगा, तभी तुम इस परफाउंड पैलेस के टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाओगे। जाउची जल्दी से आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जो तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। मैं अपनी क्वालिफिकेशंस को इतना ज्यादा बढ़ाऊंगा, मैं टॉप 100 की रैंकिंग में 3rd नंबर पर आ जाऊं ताकि मैं आसानी के साथ इस टूर्नामेंट में जा सकूं। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ से कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा। वो उसे कहती है, तुम कहाँ पर जाने वाले हो? जाउची उसे अपने गले के साथ लगा लेता है और उसे कहता है, करंटली मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इस वक्त तुम्हारी फैमिली में एक बहुत बड़ी सिविल वॉर चल रही है और इसके चलते हुए मैं तुम्हें ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, इसी वजह से मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। ज़ूरो उसे कहती है, 6 महीने का टाइम कोई ज्यादा लंबा अरसा तो नहीं होता, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा मेहनत मत करना, अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालना। अगर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, तुम अगले साल के टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो। कि मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपनी प्रिंसेस की आइडेंटिटी को छोड़कर अपनी बाकी की सारी जिंदगी के साथ एक नॉर्मल इंसान बनकर गुजारना चाहूंगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ बनकर अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी। तुम्हारे जाउची को यहाँ पर उसकी वाइफ के अलावा एक और लड़की मिल गई है जिसने उससे शादी करने का वादा कर लिया। जाउची आंटी से भी प्यार करता है, अपनी बीवी से भी करता है और ज़ूरो से भी करता है। तो जाउची ज़ूरो से कहता है, मैं अपने ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस की आइडेंटिटी को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मेरे जाने के बाद जुनबा और पैलेस चीफ किन को तुम इस बारे में बता देना कि मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ अपनी कल्टीवेशन को तेजी के साथ बढ़ाने के लिए। जाउची उसे कहता है, सिर्फ 6 महीने में मैं वापस आ जाऊंगा, तुम्हें ना तो मेरे लिए रोने की जरूरत है और ना ही उदास होने की जरूरत है, क्योंकि 6 महीने तो बहुत ही जल्दी गुजर जाएंगे। जाउची उसी वक्त उठकर बाहर निकल जाता है और उसे कहता है, इससे पहले कि लोग मुझसे सवाल पूछेंगे मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं अभी यहाँ से निकलना चाहूंगा। और जाउची वहाँ से बाहर निकल जाता है। जाउची चलता हुआ जा रहा होता है कि लिटिल फेरी रास्ते में आती है और उसे कहती है, तो तुमने उसे अचानक से छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया है? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तुम कहाँ पर जाने वाले हो? जाउची रुक जाता है और उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं वैली ऑफ डेथ की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे परफाउंड बीस्ट होते हैं। इन सारे परफाउंड बीस्ट को मारकर मैं अपनी परफाउंड एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ। तुम्हारा जाउची वैली ऑफ डेथ में पहुंच जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उसका सामना बहुत सारे परफाउंड बीस्ट के साथ होता है, क्योंकि ये वैली ऑफ डेथ है और जहाँ पर बहुत सारे परफाउंड लेवल के बीस्ट हैं। सारे बीस्ट इसके ऊपर अटैक करते हैं और ये उन सभी को मारकर एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे वो बीस्ट को मारता जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। जाउची कहता है, वैली ऑफ बीस्ट के कोर में यहाँ पर एक बहुत ही सिमिलर सा ऑरा है। ऐसा ऑरा मैंने पहले भी महसूस किया है जब मैंने डिवाइन फीनिक्स के उस टेस्ट को पास किया था। उसके ट्रायल ग्राउंड में भी इस तरह का डिवाइन ऑरा था और यहाँ पर भी स्कोर के सेंटर में भी वैसा ही हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी किसी डिवाइन गॉड का कोई ट्रायल ग्राउंड है? जाउची कहता है, मैं काफी दिन से यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। मेरे पास काफी सारी मेडिसिनल पिल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए मैं दोबारा से अपनी परफाउंड एनर्जी को रिकवर कर लेता हूँ। यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे परफाउंड बीस्ट हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे जैसे मैं कोर की तरफ आगे जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर जितने बीस्ट निकलते हैं उनकी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ती जाती है। इस वक्त वहाँ पर एक बड़ा सा फैल्कन निकलता है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फैल्कन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो जाउची अपनी तलवार को
घुमाते हुए के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और जाओची के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है। वो उसके कपड़ों को फाड़ देता है। साथ ही उसके पंजे में जाओची के गले में जो लॉकेट होता है, जो कि उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, वो उसके पंजे के साथ अटक जाता है और वो ईगल फैल्कन जो भी है वो उसके इस लॉकेट को लेकर वापस से उड़ना शुरू कर देता है। जाओची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है वो तो मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ पेंडेंट अपने साथ ले गया, ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है जिससे मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकता हूँ, को खो नहीं सकता। वो चिल्लाकर कहता है लिटिल फेरी प्लीज मेरी हेल्प करो इस फैल्कन को पकड़ने में, ताकि इसके पास से मैं उस पेंडेंट को वापस ले सकूं। इसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प नहीं मांगूंगा, प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो। अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी तो इसके बाद मैं तुम्हारी 5 मेरिडियंस को ओपन कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर अपने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया मेरा काम पूरा होने के बाद, फिर तुम मेरे ऊपर एक सिंगल अटैक करके मेरी जान भी ले सकती हो। मैं इस बात में तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। इसी वक्त लिटिल फेरी वहाँ पर अपीयर होती है और उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। लिटिल फेरी उसे अपने साथ अपनी आइस के ऊपर बिठा लेती है और वो दोनों बड़ी स्पीड के साथ उस ईगल का पीछा करते हैं। जाओची उसे कहता है क्या तुम अपनी स्पीड को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, हमें उसका पीछा करना ही होगा, वो हमारे काफी ज्यादा करीब है। लिटिल फेरी जाओची से कहती है मेरी स्पीड बस इतनी ही सी है, वो एक स्टॉर्म हॉक है और वो स्काई का किंग है, इसी वजह से उसकी स्पीड मुझसे ज्यादा है, मैं उसका पीछा नहीं कर सकती। जाओची उसे कहता है लिटिल फेरी प्लीज कुछ करो, अपनी स्पीड को बढ़ाओ क्योंकि वो पेंडेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे उस पेंडेंट को वापस हासिल करना ही पड़ेगा। लिटिल फेरी उसे कहती है चलो ठीक है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं इस वक्त अपनी लिमिट पर हूँ, मैं इससे ज्यादा अपनी स्पीड को तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन मेरा स्टेमिना उससे ज्यादा है, इतनी जल्दी वो किसी जगह के ऊपर लैंड करेगा, वक्त हम लोग उसके करीब पहुंचकर उसके पास से वो पेंडेंट ले लेंगे। नेक्स्ट सीन कुछ घंटों के बाद का दिखाया जाता है। जाओची लिटिल फेरी के साथ डेथ वैली के कोर के करीब पहुंच जाता है। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं लिटिल फेरी जाओची से कहती है हम उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए, वहाँ पर देखो वो नीचे गिर चुका है। तो जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उसी वक्त उनके ऊपर साइड से अटैक होता है। फेरी अपनी आइस शील्ड को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो सामने की तरफ देखती है तो सामने एक बड़ा सा ड्रैगन होता है और दूसरी तरफ भी एक बड़ा सा ड्रैगन होता है। मोली चिल्लाकर जाओची से कहती है यहाँ पर तो 2 बड़े बड़े ड्रैगन हैं, ये दोनों फ्लड ड्रैगन हैं, ये अपनी स्काई परफॉर्म ड्राम के पीक पर हैं। नहीं तुम और ना ही ये लड़की, तुम दोनों मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, इस लड़की को यहीं पर छोड़ दो ताकि ये तुम्हारे लिए टाइम बाई कर सके। ये इन दोनों ड्रैगन को यहाँ पर रोका रखेगी, उस वक्त तुम यहाँ से भाग जाना वरना तुम नहीं भाग पाओगे, तुम मारे जाओगे। तबकि जाओची सोच रहा होता है इस तरह की खतरनाक सिचुएशन में मैं लिटिल फेरी को यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों यहाँ पर एक साथ आए और इसने मेरी कितनी हेल्प भी की है। वो ड्रैगन बात भी करते होते हैं। वो ड्रैगन अपने मुंह में एनर्जी को इकट्ठा करता है और कहता है तो जहाँ पर फिर से कोई और इंसान आ गया है हमारे ड्रैगन गार्ड के ट्रेजर को गंदा करने के लिए, तुम लोगों को यहाँ पर मरना पड़ेगा। जैसे वो ड्रैगन अपने मुंह से एनर्जी बीम को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है, लिटिल फेरी जाओची को अपने उस बड़े से आइस शील्ड के ऊपर से नीचे गिरा देती है और कहती है तुम तो अपनी जान बचाओ, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसको यहाँ पर ब्लॉक करके रखती हूँ। जाओची ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और उसी का नाम पुकार रहा होता है कि ये तुमने क्यों किया, तुमने मुझे नीचे क्यों फेंक दिया। तो जाओची ड्राम से करके ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है। वो अपने आसपास देखता है, वहाँ पर वो ईगल हाक पड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि वहाँ पर गिरा पड़ा होता है और उसके पंजे में उसका पेंडेंट भी होता है। जाओची उठकर आगे बढ़ता है और उसके पास से अपने पेंडेंट को ले लेता है। उसे कहती है अब जबकि तुम्हें जहाँ पर तुम्हारा पेंडेंट मिल गया है जिसको लेने के लिए तुम जहाँ पर आए थे, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। यहाँ पर रुकने का मतलब ये है कि अपनी मौत का इंतजार करना। वो लड़की उन ड्रैगन्स के साथ फाइट कर रही है और उनको बिजी रखा हुआ है। जाओची ऊपर की तरफ देखता है तो लिटिल फेरी उन दोनों ड्रैगन्स के साथ अकेले फाइट कर रही होती है। जाओची मोली से कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डाला है, मैं उसको यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 60 का एंड करेंगे। इस एपिसोड में देखेंगे क्या जाओची लिटिल फेरी को उन ड्रैगन से बचा पाएगा क्योंकि वो ड्रैगन्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिटिल फेरी दोनों ड्रैगन्स के साथ फाइट कर रही होती है जबकि जाओची को उसका पेंडेंट भी मिल जाता है, लेकिन जाओची मोली से कहता है मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं लिटिल फेरी की हेल्प करूंगा क्योंकि वो यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए सिचुएशन में फंसी है। ड्रैगन लिटिल फेरी के ऊपर अटैक करने के बाद कहता है तो इस बार तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान यहाँ पर आया है, तो अपनी एम्परर राम में पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर हो, तुम इस वक्त अपनी स्काई परफॉर्म ड्राम के पीक पर हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारे ड्रैगन गार्ड का ट्रेजर लेने के लिए आई हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि पहले तुम्हें यहाँ पर हमारा सामना करना पड़ेगा। अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो वापस जाने के बारे में सोचना ही मत। तो फेरी उसे कहती है जी तुम किस तरह की बात कर रही हो, मैं तो बस यहाँ से पास से गुजर कर जा रही थी, इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारा ड्रैगन गार्ड का ट्रेजर चाहिए, ना ही मैंने यहाँ पर तुम दोनों को ऑफेंड किया है, मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो ड्रैगन उसकी बात नहीं सुनता, फिर से अपने मुंह में एनर्जी क्रिएट करता है और उसे
कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी इंसान बहुत बड़े कमीने हो, सिर्फ यहाँ पर हमारे खजाने को लूटने के लिए आते हो। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिटिल फेरी कहती है लगता है कि तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानने वाले, कि तुम फाइट करना ही चाहते हो तो मैं फाइट करूंगी। वो अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम फ्रोजन क्लाउड डोमेन होता है उसको एक्टिवेट करती है। वो एक डोमेन होती है जैसे कि डोमेन हम लोग पहले भी मानवा में देख चुके हैं। जाओची भी ये देखकर काफी हैरान होता है। जाओची कहता है लिटिल फेरी ने एक डोमेन क्रिएट किया है, लेकिन एक डोमेन तो सिर्फ वही प्रैक्टिशनर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि एम्परर राम के एक्सपर्ट्स हुए। तो अभी एम्परर राम में पहुंची भी नहीं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर अपनी डोमेन क्रिएट कर रही है। जाओची हमें डोमेन के बारे में बताता है कि लेजेंड्स के मुताबिक यानी कि कहानियों के मुताबिक जब एक डोमेन को क्रिएट किया जाता है, जो भी उस डोमेन को क्रिएट करता है तो उसके अंदर भी चीज उसके साथ ट्रैप होती है, वो उसके ऊपर हर एक तरफ से अटैक कर सकता है। वो पूरी की पूरी डोमेन वही बंदा कंट्रोल कर रहा होता है जिसकी वो अपनी डोमेन होती है। लिटिल फेरी अगर एम्परर राम में चली गई तो इस डोमेन की पावर के साथ तो उसकी प्रोफाउंड एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लिटिल फेरी डोमेन क्रिएट करने के बाद उस ड्रैगन को अपनी डोमेन के अंदर ट्रैप कर लेती है और फिर वहीं पर उसके ऊपर साइड से अटैक करती है। वो जब उसके ऊपर अटैक करती है तो उस ड्रैगन के स्केल्स भी उतरना शुरू हो जाते हैं। डोमेन के अंदर तो वो चाहे किसी भी एंगल से उसके ऊपर अटैक कर सकती है, लेकिन असल में वहाँ पर दो ड्रैगन्स हैं, इसी वजह से उसकी डोमेन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ऊपर से हमारी लिटिल फेरी वो तो अभी स्काई राम में है और उसकी डोमेन इतनी पावरफुल हो भी नहीं सकती थी। दोनों ड्रैगन जब मिलकर उसकी डोमेन के ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसकी डोमेन को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लिटिल फेरी कहती है ये तो बहुत ही बुरा है कि यहाँ पर दो फ्लड ड्रैगन्स हैं, मेरे लिए तो अकेले ड्रैगन को भी अपनी डोमेन के अंदर संभालना काफी ज्यादा मुश्किल था। लगता है कि आज मेरी मौत पक्की है, मैं यहाँ से बचकर नहीं निकल पाऊंगी, चाहे मैं यहाँ पर अपने सारे के सारे सीक्रेट स्किल्स को क्यों ना यूज कर लूं। जाओची कहता है लिटिल फेरी की डोमेन टूट चुकी है और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक दोनों ड्रैगन्स के सामने टिक पाएगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जाओची मोली से कहता है लिटिल प्रिंसेस मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो। मोली से कहती है नहीं, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी, अगर मैं चाहूँ तो मैं उन दोनों ड्रैगन्स को सिर्फ एक ही अटैक के साथ मार सकती हूँ। चलिए तो इन दोनों ड्रैगन्स को मारना मच्छर को मारने के बराबर है, लेकिन अगर मैं इन दोनों ड्रैगन्स को मारूंगी तो पिछले 1 साल से मैंने अपनी बॉडी के अंदर जितने पॉइजन को न्यूट्रलाइज किया है वो सारे का सारा पॉइजन वापस से मेरी बॉडी को कवर कर लेगा, इसलिए मैं अपनी पूरी 1 साल की मेहनत को सिर्फ एक अनजान लड़की के लिए जाया नहीं कर सकती। तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा जालिम हूँ और ऊपर से मैं इस लड़की को जानती भी नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी पूरे साल की मेहनत को जाया क्यों करूँ। बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी को स्टेबल किया हुआ है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। वो दोनों ड्रैगन उसे कहते हैं लिटिल ह्यूमन लगता है कि तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हो, हालांकि तुम स्काई परफॉर्म राम की पीक पार हो, लेकिन फिर भी तुम हम दोनों ड्रैगन्स का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगा था कि तुम ड्रैगन रेस का मुकाबला कर सकती हो। लिटिल फेरी उनसे कहती है हम लोगों में आपस में पहले कोई झगड़ा नहीं था, ना ही मैंने तुम्हें कभी ऑफेंड किया, मैंने तुम्हें बताया भी कि मैं सिर्फ यहाँ से गुजर कर जा रही थी, तुमने मेरे पर पहले अटैक किया है और तुम मुझे मारना चाहती हो। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने सीक्रेट हार्ट को यूज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो तुम दोनों में से एक को तो अपने साथ लेकर मरूंगी। लिटिल फेरी वहाँ पर अपनी एक फॉरबिडन आर्ट को यूज करती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो उस फॉरबिडन आर्ट के जरिए से एक ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है। स्पेशल टेक्निक का नाम फ्रोजन क्लाउड फॉरबिडन टेक्निक ज़ीरोथ ऑरोरा होता है। इस टेक्निक के साथ जब ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है तो ड्रैगन की बॉडी वहाँ पर आइस में कवर होना शुरू हो जाती है। तो ड्रैगन उसे कहती है तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, इस बार जो तुमने अटैक किया है इसमें काफी ज्यादा अलग ऑरा निकला है, लेकिन हमारी लिटिल फेरी भी अब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसने अपने लास्ट मूव को यूज कर दिया है। तो लिटिल फेरी ने जिस ड्रैगन के ऊपर अटैक किया था हालांकि उसकी बॉडी आइस में कवर हो चुकी है, वो ड्रैगन फिर भी उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस अटैक के साथ मेरी बॉडी को आइस में कवर करके जमा कर मार सकती हो। हमारे जैसे ड्रैगन्स के लिए इस तरह की इंजरी तो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लूंगी। उसी के साथ वहाँ पर उसकी बॉडी हाफ में कट जाती है और वो ड्रैगन मर जाती है, जबकि दूसरा ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी वाइफ की जान ले ली, तुमने मेरी वाइफ को मारा है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिटिल फेरी उसे कहती है मैंने तुम्हें बताया भी कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, फिर भी तुमने मेरे पर अटैक किया और मेरी जान लेने की कोशिश की। यहाँ पर तुम दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और तुम दोनों की मौत के बाद भी ये गुनाह नहीं धुलेगा। मोली वहाँ पर खड़ी देख रही होती है, वो जाओची से कहती है हालांकि उसने एक ड्रैगन को मार दिया है, ये लड़की खुद भी बहुत ही जल्दी मरने वाली है, क्योंकि इसने जहाँ पर एक फॉरबिडन आर्ट को यूज किया था, उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने की वजह से की परफॉर्म वेन्स डैमेज हो चुकी हैं। लेकिन कम से कम वो उन दोनों ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन को तो मारने में कामयाब हुई, लेकिन अब जबकि उसकी परफॉर्म वेन्स टूट चुकी हैं तो उसके लिए अब सिर्फ मौत बची है और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी मरने वाली है। जाओची चिल्लाकर मोली से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, उसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ किया है, वो मेरी वजह से मर नहीं सकती। वो मोली से कहता है मोली प्लीज जल्दी करो और उस दूसरे ड्रैगन को मार दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लेकिन मोली अभी भी उसकी बात नहीं सुनती। लिटिल फेरी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, जबकि हमारा जाओची भी जंप करते हुए आगे बढ़ता है ताकि उसे कैच कर सके। वो मोली से कहता है मोली प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो, तुमने यहाँ पर मेरी हेल्प नहीं की तो फिर मैं भी इस लड़की के साथ यहीं पर इस फ्लड ड्रैगन के हाथों से मरना पसंद करूंगा, और अगर मैं मरूंगा तो मेरे साथ साथ ह्यूमन
ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड भी खत्म हो जाएगा और तुम भी मारी जाओगी। ज़ाओची लिटिल फेरी को कैच करके नीचे उतर आता है। मोली उसे कहती है तो तुम इस प्रिंसेस को यहाँ पर धमकी दे रही हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी धमकी में आकर जहाँ पर इस ड्रैगन को तुम्हारे लिए मार डालूं। तो वो ड्रैगन भी नीचे उतर आता है और उनके ऊपर अटैक करता है, जबकि मोली वहीं पर अपने हाथ को पीछे की तरफ झटकती है और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। उस ड्रैगन की तरफ गुस्से के साथ देखती है और उसे कहती है हिम्मत कैसे हुई, तुम एक लो लेवल के फ्लड ड्रैगन हो, जबकि तुम मेरे जैसी प्रिंसेस के सामने इस तरह अटैक करने की हिम्मत कर रहे हो। ड्रैगन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर तुम हो कौन। लेकिन हमारी मोली उसी वक्त अपने हाथ को घुमाती है और उसके ऊपर एक ही स्लैश लगाती है और सिर्फ एक ही स्लैश के साथ वो उस फ्लड ड्रैगन को मार देती है। तो मोली उस फ्लड ड्रैगन को मारने के बाद वो भी नीचे उतर आती है। ज़ाओची लिटिल फेरी को वहीं पर नीचे रखता है और मोली से कहता है मोली क्या तुम ठीक हो। मोली अब काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो पीछे की तरफ अपना मुंह घुमा लेती है और उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर साथ ही वो उसके ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर चली जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है पूरा साल जहाँ पर मेहनत की, अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालने की कोशिश की, लेकिन तुमने जहाँ पर इस ड्रैगन को मरवाने के चक्कर में और इस अनजान लड़की को बचाने के चक्कर में मेरे पूरे साल की मेहनत को जाया कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अगले 3 महीने तक तुम दोबारा मुझसे मदद के लिए मत कहना और ना ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जबकि हमारा ज़ाओची काफी खुश होता है और उसे कहता है मोली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो लिटिल फेरी की तरफ आगे बढ़ता है, वो उसकी बॉडी को हाथ लगाकर चेक करने लगता है तो वो बेहोश हालत में उसे कहती है मेरी बॉडी को टच मत करना। ज़ाओची अपना हाथ पीछे हटा लेता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी की सिचुएशन को चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारी हालत इस वक्त कैसी है। साथ ही ज़ाओची सोच रहा होता है मोली ने बिल्कुल ठीक कहा था, इसने जिस फॉरबिडन आर्ट को यहाँ पर यूज किया है उस फॉरबिडन आर्ट की वजह से इसकी बॉडी के अंदर जो प्रोफाउंड वेन्स थी वो सारी की सारी डैमेज हो चुकी हैं। इसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर हम इसकी प्रोफाउंड वेन्स को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करें तभी हम इसकी जान बचा सकते हैं। मुझे इसकी वेन्स को दोबारा बनाना होगा, लेकिन इसकी प्रोफाउंड वेन्स को दोबारा बनाने में से बहुत ज्यादा दर्द होगा, इसकी बॉडी को टच भी करना पड़ेगा और इसके बदले ये मरना पसंद करेगी। लिटिल फेरी भी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, वो ज़ाओची से कहती है मेरी प्रोफाउंड वेन्स डैमेज हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हारे लिए बेकार हूँ, ना ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ना ही अपनी मदद कर सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी जान बचाओ, सबका ब्लेम तुम्हारे ऊपर नहीं है। मोली ज़ाओची से कहती है तुम्हें यहाँ पर इसको मनाने की जरूरत नहीं है, इस वक्त इसकी प्रोफाउंड वेन्स डैमेज हो चुकी हैं और अगर इसकी प्रोफाउंड वेन्स को तुम दोबारा ठीक भी करोगे तो इसकी सारी कल्टीवेशन जाया हो जाएगी, तो ना पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन को जाया होते हुए ये नहीं देख पाएगी। इस लड़की का इलाज करना तो काफी ज्यादा आसान हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन इसको इलाज के लिए मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये खुद यहाँ पर मरना चाहती है। ज़ाओची उसे कहता है लिटिल फेरी तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है, मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगा। तुम्हें यहाँ पर अपनी जिंदगी पर गिव अप करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारी कल्टीवेशन दोनों को बचा लूंगा। वहीं पर ज़ाओची को सामने एक केव दिखाई देती है, ज़ाओची उसे उठा लेता है और उसे कहता है मुझे सामने एक केव दिखाई दी है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। ज़ाओची उसे उठाकर उस केव की तरफ चला जाता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें टच किया है, मैंने तुम्हें उठाया हुआ है, अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो तुम्हें दोबारा से ठीक होना पड़ेगा, ठीक होने के बाद अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो। ज़ाओची उस केव में चला जाता है और उसे वहाँ पर लिटा देता है, वो वहीं पर बैठा होता है और उसका ऑपरेशन परफॉर्म करने लगता है। उसी वक्त उसे एक डिवाइन ड्रैगन की आवाज आती है, वाकई में एक ट्रेनिंग ग्राउंड है कि पीछे ज़ाओची ने डिवाइन फीनिक्स के ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर टेस्ट को दिया था। ज़ाओची जब वहाँ पर अपनी फीनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है तो ड्रैगन उसे कहता है ये तो वाकई में फीनिक्स गार्ड की फायर है, लगता है कि लड़के तुम्हारे पास डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर है और उसकी फायर भी तुम्हारे पास है। ज़ाओची कहता है कौन है यहाँ पर, कौन मुझसे बात कर रहा है, तो वहाँ पर उसके सामने डिवाइन ड्रैगन की सोल अपीयर होती है। डिवाइन ड्रैगन उसे कहता है यंग मैन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक डिवाइन अजूरे ड्रैगन की एक सोल का हिस्सा हूँ जो कि यहाँ पर छोड़ा गया है इस ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर, और ये एक डिवाइन ड्रैगन का ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर तुम इस वक्त खड़े हो, मैं तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ज़ाओची उसकी बात सुन के पहुंचता हैरान होता और कहता है क्या वाकई में तुम वही डिवाइन अजूरे ड्रैगन हो, मैंने सुना था कि जब गार्ड्स यहाँ पर हुआ करते थे अजूरे ड्रैगन बहुत सारे डिवाइन बीस्ट का गार्ड हुआ करता था, उनके पर राज करता था, क्या तुम वाकई में वही डिवाइन ड्रैगन की सोल हो। साथ ही ज़ाओची सोच रहा था, इसने कहा कि ये इसका ट्रेनिंग ग्राउंड है, कहीं वाकई में ये उसी तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड तो नहीं है जैसा कि वो फीनिक्स का ट्रेनिंग ग्राउंड था जहाँ से मुझे फीनिक्स की ब्लड लाइन मिली, लगता है कि यहाँ पर भी मुझे ब्लड लाइन की पावर मिल सकती है अगर मैं इसके टेस्ट को पास करूँ। तो अजूरे ड्रैगन गार्ड उसे कहता है ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर मैं अपनी ब्लड लाइन की पावर को छोड़कर गया हूँ ताकि कोई भी इंसान जहाँ पर आकर मेरे टेस्ट को पास करके मेरी ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर को ले सकता है, क्योंकि ड्रैगन की डिवाइन पावर की वजह से यहाँ का ऑरा काफी ज्यादा ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे हॉस्टाइल बीस्ट यहाँ पर आ चुके हैं जैसे कि वो दोनों फ्लड ड्रैगन थे, इसी वजह से पिछले कई हजारों साल से यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाया। तुम आज पहले इंसान हो, मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड को बनाने के बाद तुम पहले इंसान हो जो इस केव में आ सके हो। तुम यहाँ पर मेरे टेस्ट को देने के लिए राजी हो जाते हो और मेरे टेस्ट को पास करते हो, तुम्हें अपने 3 ड्रैगन ब्लड ड्रॉप्स दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हें मैं अपनी ब्लड लाइन की पावर भी दूंगा। मुझे बताओ क्या तुम मेरे इस टेस्ट को देना चाहोगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड
61 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डिवाइन ड्रैगन का जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसकी स्टेप कितने ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।